मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। आप सोचते होंगे संसद के दोनों सदनों में जैसी तीखी बहस संविधान को लेकर के चल रही है, विष अमृत जरूर निकलेगा। मगर दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, भले ही ये अमृत काल चल रहा हो, आप अमृत की उम्मीद कतई मत कीजिएगा, विष की उम्मीद रखिए। संसद में कैसी भी बहस हो, वहां से विष ही विष निकलता है, क्योंकि सत्ता पक्ष कतई नहीं चाहता कि वहां से अमृत निकले और देश की जनता उस अमृत को छक ले। अमृत तो छकना सत्ता पक्ष के सांसद मोदी सरकार चाहती है, वो ही अमर होना चाहते हैं। और वैसे भी मोदी बनारस के तट पर, गंगा तट पर बता चुके हैं, मेरे सीधे तार भगवान से जुड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। और जिसके तार प्रभु श्री राम से जुड़ जाते हैं, वहां से सीधा करंट, सीधी ऊर्जा उस व्यक्ति के पास आ जाती है जिसके तार जुड़ जाते हैं। तो मोदी के तार तो प्रभु श्री राम से जुड़ चुके हैं, वो सीधी ऊर्जा वहां से प्राप्त करते हैं और जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे महानायकों को, महापुरुषों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा करवा देते हैं, एक दूसरे का दुश्मन की तरह पेश करते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं था। पटेल साहब, सरदार पटेल नेहरू जी के दुश्मन नहीं थे, सरदार भगत सिंह अंबेडकर साहब के दुश्मन नहीं थे, ऐसे ही बाबा साहब भगत सिंह के दुश्मन नहीं थे, गांधी नेहरू के दुश्मन नहीं थे, गांधी अंबेडकर के दुश्मन नहीं थे। वो प्रतियोगी नहीं थे, सहयोगी थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करते थे। उनके मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं, जैसा कि मोदी के दौर में हो ही नहीं सकते। अगर गडकरी चाहें भी तो मोदी से मतभेद नहीं रख सकते। मनभेद करने की ताकत किसमें होगी? संजय विनायक जोशी में ताकत थी, तो उनका क्या हुआ, क्या हश्र हुआ? 2005 में उनके विरुद्ध एक सेक्स सीडी ला दी गई, जिसके चलते उन्हें संगठन मंत्री से, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी की चलती है और खूब चलती है, यहां तक कि संजय जोशी तक को इस्तीफा दिलवाना पड़ा अध्यक्ष को। न केवल चल रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तूती बोल रही है इस समय नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं वो पार्टी में हो रहा है। वो चाह रहे थे कि संजय जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं आए, वो नहीं आए। वो चाह रहे थे कि मुंबई से जो ट्रेन वाया गुजरात दिल्ली जाती है उस ट्रेन से नहीं जाएं, वो नहीं जाएं। वो चाह रहे थे कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाए, कार्यमुक्त कर दिया जाए, तो पार्टी से ही मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या? अगर बीजेपी में, अगर हम ये मान के चले संघ की पूरी बैकिंग है, बीजेपी की पूरी बैकिंग है, नितिन गडकरी की पूरी बैकिंग है, और संघ एक बड़ा जुआ अगर नरेंद्र मोदी को सामने लाकर खेल रही है, तो इसके तत्कालिक दो फॉल आउट कहीं कहीं नजर आते हैं। एक, बीजेपी में आपस का झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, और दूसरा, कहीं ना कहीं एनडीए में भी कहीं ना कहीं हम बिखराव का कहीं ना कहीं कोई एक आशंका हम देख सकते हैं बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो। फिलहाल ये वाली एक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो नज़र आती है। बीजेपी में शख्सियतों का टकराव रहा है, संघ बनाम अडवाणी का टकराव रहा है, और नरेंद्र मोदी बनाम संजय जोशी का टकराव रहा है। ये मामला तो कहीं ना कहीं पहला और दूसरा दौर नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है। अब ये देखना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या नए सिरे से मोर्चाबंदी होती है या उनके विरोधी हथियार डाल देते हैं। सब कुछ जो हो रहा है, अभी जो हालात बने हैं वो नरेंद्र मोदी और जोशी के झगड़े की वजह से बने हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल ये झगड़ा है क्या। मोदी और जोशी ने गुजरात बीजेपी में साथ साथ काम किया है। 1995 में वाघेला की बगावत के बाद नरेंद्र मोदी को हटाया गया था। जोशी की वजह से मोदी को दिल्ली भेजा गया था। संजय जोशी उस वक्त गुजरात में रहे और नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया। मोदी की जगह जोशी को संगठन सचिव बनाया गया था। पार्टी के भीतर सत्ता के संघर्ष की एक अनूठी कहानी है इन दोनों के झगड़े की। 1998 में नरेंद्र मोदी गुजरात वापस आना चाहते थे और जोशी की वजह से मोदी को गुजरात नहीं आने दिया गया था। उस वक्त संजय जोशी गुजरात में थे। केशुभाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों में झगड़ा बढ़ गया, यानी संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में। 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में नरेंद्र मोदी।
और उसके बाद संजय जोशी को मोदी ने सीएम बनने के बाद दिल्ली भेज दिया। 2005 में कथित सीडी सामने आई, जिसके बाद संजय जोशी को पार्टी से हटना पड़ा और उसके बाद गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद संजय जोशी की एक बार फिर बीजेपी में वापसी हुई और काफी अहमियत उन्हें दी गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी उन्हें बनाया गया। श्री संजय जोशी द्वारा पार्टी से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जिसे पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने स्वीकार किया। पार्टी से मुक्ति मांगी है। ऐसे मैं शुरू करना चाहूंगा कि बीजेपी में ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है कि भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। कभी मोदी के साथ साथ काम करके गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने वाले संजय जोशी को हटना पड़ा। बीजेपी में अगर प्रॉब्लम है तो ये बीजेपी का मामला है। बीजेपी से अगर संघ परिवार को प्रॉब्लम है तो ये संघ परिवार का मामला है। हम तो ये जानना चाहते हैं आज प्राइम टाइम में, जिस पार्टी और जिस परिवार में इतनी प्रॉब्लम है वो विपक्ष के तौर पर देश की प्रॉब्लम और मुद्दे कैसे उठाएगी। तो प्राइम टाइम में आज हम पूछ रहे हैं कुछ सवाल कि क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी में मोदी के विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, और यह भी कि क्या मोदी बीजेपी और संघ परिवार के रिश्तों में एक फांस बन गए हैं। बीजेपी से संजय जोशी के इस्तीफे की खबर आते ही दिल्ली में उनके घर पर समर्थक जुटने लगे। हालांकि तादाद ज्यादा नहीं रही। संजय जोशी किसी से नहीं मिले। घर के भीतर बंद जोशी फोन पर ही पार्टी नेताओं से बतियाते रहे। उधर पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जोशी अब उनके साथ नहीं हैं। 15 दिनों के भीतर मोदी के हाथों जोशी की ये दूसरी हार है। और 2012 में मुंबई की कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ? बीजेपी की बैठक में गडकरी ने संजय जोशी से इस्तीफा ले लिया, सबके सामने उन्हें बेइज्जत किया गया। तो मोदी इस तरह की बातें ना करें, शाह ना करें। सरदार पटेल को नेहरू के बरक्स कभी ना खड़ा करें। दोनों सहयोगी थे, प्रतियोगी नहीं थे। क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। मतभेद हुआ करते थे, लेकिन मोदी की तरह मतभेद नहीं। मोदी तो सबसे मतभेद मानते हैं, विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। भले ही मोदी के तार प्रभु श्री राम से जुड़ चुके हों, उनके पास सीधा करंट आता हो, सीधी ऊर्जा आती हो, मगर इस बात को भारत समझ चुका है, देश समझ चुका है, देशवासी समझ चुके हैं। और बीते कल तो अमित शाह ने हद ही कर दी। वो तो हद ही पार करते हुए दिखाई पड़े, जोश में आकर के होश खो बैठे और कह उठे, तुम इतनी बार अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर भगवान भगवान करते होते तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो दोस्तों, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, शायद हम भगवान भगवान नहीं करते हैं, मगर मैं अमित शाह को बताना चाहता हूं, अंबेडकर साहब भगवान नहीं है, मगर भगवान से कम भी नहीं है। हम उतना ही भगवान भगवान करते हैं जितना अंबेडकर अंबेडकर करते हैं। मगर स्वर्ग की तमन्ना किसे? अगर बीजेपी के सांसदों को, मोदी सरकार को स्वर्ग जाने की इतनी ही जल्दी है, 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग पाना है, तो वो भगवान भगवान करते हुए किसी उड़न खटोले में बैठ जाएं और उड़ जाएं स्वर्ग लोक की ओर। क्योंकि जब किसी को इतनी जल्दी होती है तो उसे जल्दी ही निकल लेना चाहिए। देश की जनता को इतना तंग क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं, इतनी महंगाई क्यों कर रखी है, इतना भ्रष्टाचार चारों तरफ क्यों फैला रखा है, अडानी को बचा क्यों रहे हो?
अडानी पर चर्चा संसद में करवा लो। अडानी तो वैसे भी इतना बदनाम हो चुका है, देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि अडानी का संबंध सीधा मोदी से है, एक है तो सेफ से है। ऐसे में चर्चा होनी चाहिए खुल करके अडानी पर, और जिसको जल्दी है स्वर्गलोक जाने की वो निकल पड़े। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें तो इसी धरती को, भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग सा सुंदर जो कभी हुआ करता था 2014 से पहले। दंगे तब भी होते थे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते थे, एक दूसरे की शक्ल देख लिया करते थे, राम राम श्याम श्याम कर लिया करते थे, दुआ सलाम हो जाती थी। मगर मोदी के दौर में सब बंद हो गई। तो दोस्तों, अमित शाह आफत में फंस चुके हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ सकती है जो उन्होंने बीते कल संसद में कहा, मगर वो माफी मांगना नहीं चाहते। मोदी उनके बचाव में उतर चुके हैं। कब तक वो शाह को बचाते रहते हैं, खुद को बचाते रहते हैं, देखेंगे, देखने वाली बात होगी। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।